हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जॉन डन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर जो आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है, जिसमें पोएट्री सेक्शन के अंदर जो सेकंड पोएट्री है वो जॉन डन की है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो इस पोएम को करने से पहले हम पढ़ते हैं जॉन डन के बारे में कि जॉन डन जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में और किस तरह की टाइम पीरियड से वो अपनी लाइफ उन्होंने स्पेंड की, किस तरह के टाइम से वो निकले थे। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव हमें पता है कि जो राइटर है उसके काम पर पड़ता ही है। तो उसके काम को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम राइटर के बारे में थोड़ा जान लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सिलेबस में दिए गए हैं जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सब जो जॉन डन से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मेटाफिजिकल पोएट्री उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, इनकी लाइफ के बारे में, इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, तो ध्यान से सुनिए। जॉन डन का जो लाइफ टाइम था वो 1572 से 1631 तक, 1572 से 1631 तक। ये इनका लाइफ टाइम था और इस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी गरीबी भी इन्होंने फेस करी। जो इनके जो मदर थी उनका नाम था एलिजाबेथ हेवुड और जो इनके फादर थे उनका नाम था जॉन डन। ये अपने पेरेंट्स के 6 संतानों में से तीसरे नंबर के थे और इनके जो फादर हैं, इनके फादर का नाम भी जॉन डन था। और जब ये जॉन डन 4 साल के थे तभी इनके फादर की डेथ हो गई और इस कारण से इनका परवरिश करने का, इनके इन सारे सिबलिंग्स की परवरिश का सारा प्रेशर एलिजाबेथ हेवुड के ऊपर आ गया। और अपने पति की मृत्यु के कुछ समय बाद ही एलिजाबेथ हेवुड दूसरी शादी कर लेती हैं। तो जो जॉन डन थे वो एक रिक्वेसेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। अब रिक्वेसेंट क्या होता है? रिक्वेसेंट था एक विद्रोही टाइप के, या फिर जो उस समय में थोड़ा सा उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में लेके जाती हूँ तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो जॉन डन की जो फैमिली थी वो कैथोलिक रिलीजन में बिलीव करती थी, कैथोलिक चर्च में ये बिलीव करते थे। और ये इसमें जो ये कैथोलिक्स थे और इस समय में हेनरी एट्थ जो इस समय राजा थे, हेनरी एट्थ इस समय राजा नहीं थे, पहले थे ये। क्योंकि इनका तो जन्म हुआ था एलिजाबेथन ईरा में, 1558 में एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन बनती है। उस समय से एलिजाबेथन ईरा में इनका बर्थ हुआ था। उससे पहले इनके जो फादर थे एलिजाबेथ फर्स्ट के, हेनरी एट्थ, उस समय में एक एक्ट पास हुआ था जिसके बारे में आपको बताऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और बता दूं, एलिजाबेथ हेवुड जो थी इनके, ये जॉन हेवुड की बेटी थी और इनकी ये नाइस थी थॉमस मूर की। थॉमस मूर का जिक्र मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो है जब मैं मिल्टन की लाइफ टाइम बता रही थी तो उसमें भी किया था कि जो थॉमस मूर जो हैं ये क्या थे, ये हेनरी एट्थ के टाइम में पोएट थे और इनका एक फेमस वर्क आया था यूटोपिया, जिससे ब्रिटेन के अंदर रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है। तो ये इनकी एक तरह से रिलेटिव कह सकते हैं, ये नाइस कह सकते हैं, नाइस थी। फिर इसके बाद में जो हेनरी एट्थ का जो टाइम आया, हेनरी एट्थ के टाइम में क्या था कि हेनरी एट्थ को अपने एक संतान में सन चाहिए था, मतलब कि ये अपने बेटा चाहते थे जो कि उन्हें अपनी रानियों से मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने एक मैरिज करी, दूसरी करी। तो इस तरह से जो मैरिज जो ये कर रहे थे हेनरी एट्थ, इनको
दूसरी मैरिज करने से पहले जो पहली मैरिज है उसको या तो उसे डिवोर्स लेना पड़ता है या फिर उसे इलीगिटिमेट घोषित करना पड़ता किया था हेनरी एट्थ ने। तो इसके लिए हुआ क्या कि हेनरी एट्थ के सामने रुकावट थी चर्च या पोप, जिस कारण से ये अपने दूसरी शादी नहीं कर पा रहे थे, नेक्स्ट मैरिज नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए इस चर्च के ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ सुपरमेसी। एक्ट ऑफ सुपरमेसी। अब एक्ट ऑफ सुपरमेसी में से क्या हुआ कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो थी उस पर से पॉप और कैथोलिक चर्च का कंट्रोल हट गया, और एक्ट ऑफ सुपरमेसी के तहत जो चर्च ऑफ इंग्लैंड थी उसके जो हेड था, सुप्रीम जो हेड था, उसे किंग या क्वीन को मान दिया गया। जो इंग्लैंड का किंग या क्वीन था उसे ही सुप्रीम हेड माना गया एक्ट ऑफ सुपरमेसी के तहत। तो जो कैथोलिक्स जो थे, जो रेडिकल कैथोलिज्म में बिलीव करते थे या कैथोलिक्स जो थे, उन्होंने इस एक्ट को मानने से मना किया, और जो रेडिकल कैथोलिक्स थे उन्होंने उनको रिक्विसेंट फैमिलीज ही कहलाई कि इन लोगों ने इस बात का विरोध किया और उसे मानने से मना किया। तो ये एक्ट ऑफ सुपरमेसी था। तो जो एक्ट ऑफ सुपरमेसी को जो आगे हेनरी एट्थ की जो बेटी आती है, जो इनकी बड़ी बेटी थी, एल्डर बेटी, मैरिड फर्स्ट, जिसे ब्लडी मैरी भी बोला जाता है क्योंकि उसने इतना ज़्यादा कत्लेआम करवाया था प्रोटेस्टेंट्स का। तो हेनरी उसके समय में भी एक्ट ऑफ सुपरमेसी कंटिन्यू रहता है। एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में भी ये जो रिक्यूसेंसी एक्ट आया, जब 1558 में जब वो एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन बनी तो उस समय रिक्यूसेंसी एक्ट आया, उसके तहत भी ये सुपरमेसी रखी गई कंटिन्यू। तो उसके बाद जो इंटररेगम का जो टाइम आता है 1649 से 1660 तक का, उस समय में इसको टेम्परेली हटा दिया गया था। फिर उसके बाद फिर से जैसी मोनार्की रिस्टोर होती है चार्ल्स सेकंड के टाइम में, तो ये दोबारा से ये एक्ट ऑफ सुपरमेसी लागू हो जाता है। तो इस टाइम के अंदर ये आपको पता लग गया कि ये कैथोलिक रिलीजन में बिलीव करने वाले फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जॉन डन। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इनकी एजुकेशन के बारे में। 11 इयर्स की एज में जो जॉन डन थे, इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की हार्टफोर्ड से, जो कि आगे हार्टफोर्ड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज बना, हार्टफोर्ड कॉलेज। तो हार्टफोर्ड में इन्होंने 3 साल स्टडी की, और उसके बाद में इन्होंने एडमिशन लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने 3 साल स्टडीज करी, और उसके बाद में 3 साल स्टडीज तो इन्होंने कर ली ग्रेजुएशन की, लेकिन इनको डिग्री नहीं मिल पाई। और उसका कारण ये था कि डिग्री लेने के लिए, ग्रेजुएट की डिग्री लेने के लिए इन्हें ओथ ऑफ सुपरमेसी लेनी पड़ती थी। और ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ओथ ऑफ सुपरमेसी, एक्ट ऑफ सुपरमेसी क्या था, और ये कैथोलिज्म में बिलीव करते थे, तो इन्होंने एक्ट ऑफ ओथ ऑफ सुपरमेसी लेने से मना कर दिया। और ये रूल था कि अगर डिग्री लेनी है तो उससे पहले ओथ ऑफ सुपरमेसी लेनी पड़ेगी, तो इन्होंने ओथ ली नहीं, और इस कारण से इनको डिग्री नहीं मिल पाई। फिर इसके बाद में इनका जो टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने काफ़ी इन्होंने जो इनकी पैतृक संपत्ति जो इन्हें मिली उसे इन्होंने ट्रेवल्स करने में और कुछ क्रिएटिव वर्क्स करने में इन्होंने स्पेंड कर दी। फिर इसके बाद में ये 1601 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। ये अपनी लाइफ टाइम में 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, 1614 में और 1601 में 2 बार। और ये 1601 में ये चीफ सेक्रेटरी बनते हैं सर थॉमस एगर्टन के ये चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, और ये काफ़ी अच्छा एक ओहदा इनको मिलता है।
और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे ये आते हैं। लेकिन इनकी सर थॉमस एगरटन की भतीजी थी, या नाइस हम कह सकते हैं, इनकी नाइस थी एने मोर। जॉन डन इनके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और एने मोर से एगरटन और एने मोर के जो फादर हैं, इन दोनों की मर्जी के खिलाफ ये एने मोर से सीक्रेटली शादी कर लेते हैं 1601 में। और इसके बाद इनको हो जाती है जेल। जब इनको पता लगता है ये इन्हें और साथ में इनकी जो चीफ सेक्रेटरी की जो जॉब थी वो भी चली जाती है। तो जब इन्हें पता लगता है कि इनकी जॉब चली गई है, तो ये एने मोर को एक लेटर लिखते हैं और ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनकी जॉब चली गई है। तो उसमें ये लिखते भी हैं कि जॉन डन, एने डन, अनडन, मतलब जॉन डन और एने डन जुड़े और अनडन मतलब कुछ किए बिना ही मैं रह गया, इस तरह से। तो जॉन डन और एने डन, अनडन, तो ये लिखते हैं। फिर जिस पादरी ने एनी मोर और जॉन डन की शादी करवाई थी उसे भी जेल हो जाती है। और जॉन डन का जो एक भाई भी था उसको भी जेल होती है, जो कि एनी मोर को घर से भागने में मदद करता है। तो इस तरह से कुछ समय के बाद में, कुछ समय इनको जेल रहती है, फिर इसके बाद में इनकी शादी लीगल घोषित हो जाती है। और फिर ये जेल से छूट आते हैं जॉन डन, और थोड़े समय के बाद जो पादरी और जो उनका भाई है वो भी जेल से छूट जाते हैं। अब एनेमोर के पास, जॉन डन के पास कोई नौकरी तो इनके पास रही नहीं, तो फिर ये इस समय से इनका गरीबी का टाइम स्टार्ट होता है। और ये रहने लगते हैं एनेमोर के साथ ये अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। तो इसमें ये लॉयर का काम करते हैं, लेकिन इनके काम से कुछ ज़्यादा इनकम इनको नहीं हो रही थी। और एक दूसरी तरफ एनेमोर बच्चे पैदा किए जा रही थी। और 16 साल की शादी के टाइम में, 16 इयर्स की मैरिड लाइफ में, इन्होंने 12 बच्चों को जन्म दिया। और 12वें बच्चे को जन्म देने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। 12वें बच्चे को जन्म दिया जो कि मृत पैदा हुआ, और उसके चौथे दिन इनकी मृत्यु हो गई थी एनेमोर की। और इन 12 बच्चों में से इनके 2 बच्चे मृत पैदा हुए, एक आखिरी और एक 8वें नंबर का। और बाकी बच्चों में से कुछ बच्चे 10 साल की उम्र से ही पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो एनेमोर से, अब जो जॉन डन थे वो एनेमोर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और इनकी मृत्यु का जॉन डन के ऊपर काफ़ी बुरा असर हुआ। काफ़ी निराश रहने लगे, अगर ये सुसाइड करने तक का सोचने लगे थे। तो जो एनेमोर के लिए इन्होंने अपनी जो होली सोनेट्स हैं, इनकी जो रचना है होली सोनेट, उसका 17 सोनेट इन्होंने अपनी वाइफ एनेमोर के लिए लिखा है। होली सोनेट के अंदर इन्होंने 19 पोइम्स लिखी हैं। तो अब इनके थोड़े से राइटिंग के बारे में बता देती हूँ। ये सारा जो टाइम था इन्होंने गरीबी में बिताया था सारा। और इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी एनेमोर के बाद में। और जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई उसके बाद में इनके जो बच्चे थे, 3 उनकी लड़कियां थी, उनकी भी मृत्यु हो गई 10 साल से कम की उम्र में ही। तो काफ़ी दुख भरा टाइम इन्होंने अपनी लाइफ में बिताया था। और मेनली जो इकोनॉमिकली ही अपने जो अमीर जो दोस्त हैं उनके ऊपर ही डिपेंड रहे थे इस लाइफ में। 1614 के अंदर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और उसके बाद में इनको थोड़ा एक अच्छी पोस्ट इनको मिलती है चर्च में। और ये ऐसा लाइफ टाइम था इनका मैरिड लाइफ का, जो इन्होंने 20 साल गुजारे लाइफ के, 1601 से लेकर के 1620 तक के आसपास। तो ये ऐसा टाइम था इनका जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी, एक तरफ तो ये फाइनेंशियली बहुत गरीब स्थिति में रही, दूसरा कि इन्होंने इनको कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिली, और रिलीजियसली भी इनको काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में देखा कि रिलीजियसली क्या था कि जो ये कैथोलिज्म में बिलीव करते थे। एक तो इनके बड़े भाई की मौत हो गई थी प्लेग के कारण, तो इस कारण से इनका कैथोलिज्म से बिलीव हिल गया। और ये ऐसा टाइम था जब ये कैथोलिक से
एंगलिज्म बनने जा रहे थे, एंगलिज्म की तरफ बढ़ने लगे थे। अपना एक रिलीजियस भी इनका बिलीव एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगा था। तो जो थॉमस मोर के अब थोड़े राइटिंग स्टाइल और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थॉमस मोर पेशे से पोएट थे, लॉयर थे और प्रीस्ट थे। इनके जो होली जो सोनेट्स हैं, इन्होंने रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। डेथ के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और इसके अलावा सेक्स और लव, इन टॉपिक्स के ऊपर मेनली जॉन डन ने अपनी पोएट्री में लिखा है। और इसके अंदर जैसे जैसे अब उम्र के साथ जब इनकी डेथ पास आने लगी तो ये डेथ को चैलेंज करने लगी, और इनकी एक पोएम भी है, डेथ वी नॉट प्राउड, इस तरह की। तो इनका जो राइटिंग स्टाइल था उसके बड़ा इंटरेस्टिंग इनका राइटिंग स्टाइल है। मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्री ये लिखते थे। ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल, पहले इस वर्ड का अर्थ आपको बता देती हूँ। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब दिस वर्ड, कि बियॉन्ड दिस वर्ड, इस संसार से अलग, इस संसार से बाहर कुछ सोचना। ठीक है, तो ये इनका राइटिंग स्टाइल था। मेटाफिजिकल कंसीट के ये मास्टर माने जाते हैं। मेटाफिजिकल कंसीट क्या थी? मेटाफिजिकल कंसीट होता है कि दो जो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हों उनका कंपैरिजन करना। ठीक है, दो अनबिलीवेबल चीजों का कंपैरिजन करना, मतलब कि बिल्कुल ही जो मिलती ना हो। अब जैसे एक एग्जांपल दूं, अब जैसे लव है, प्यार है, और गुलाब या फूल, प्यार और फूल, या प्यार या स्प्रिंग, तो ये जो चीजें हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। अगर इन चीजों का कंपैरिजन आपस में किया जाए तो इट्स मतलब ये कुछ अजीब नहीं है। जैसे कि अब दुख है और पतझड़ की ऋतु है, तो इन दोनों का कंपैरिजन या इन दोनों को का हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक तरफ कुछ और ही चीज है और दूसरी तरफ बिल्कुल ही कुछ अलग चीज है, जिससे कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होगा। ऐसे कंपैरिजन मेटाफिजिकल कंसीट्स में किए जाते हैं। और जॉन डन इस तरह की पोइट्री के सबसे टॉप या सबसे बड़े ये पोइट थे। और बाकी जितने भी पोइट्स आए मेटाफिजिकल पोइट्स, उन्होंने जॉन डन को फॉलो किया था। तो इसके अंदर क्या था मेटाफिजिकल पोइट्री, एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटा सा, जिसके अंदर एक तो पोएम है इनकी डेथ बी नॉट प्राउड। उसके अंदर ये बोल रहे हैं, डेथ को बोल रहे हैं कि हे डेथ तुम ज्यादा घमंड मत करो। तो इस तरह से डेथ क्या घमंड करेगी, डेथ क्या करेगी, डेथ को एक तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक होगी ना बियॉन्ड वर्ड, की कोई जिस चीज की इमेजिनेशन ही नहीं करता, सोचता नहीं उसके बारे में, ये पोइट लिखते थे। और ये अपनी पोइट्री में अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, और इनको जो ये जॉन डन है, इनको मास्टर्स मोनार्क ऑफ विट बोला जाता है। मोनार्क ऑफ विट इनको कहा जाता था। मोनार्क ऑफ विट क्यों? क्योंकि इनको बुद्धिमान कहा जाता, बुद्धिमानों का राजा कविताओं में इनको कहा जाता था। और ये अपने आप को बुद्धिमान दिखाते थे। इन्होंने रिलीजियस पोएम्स लिखी हैं, सोनेट्स लिखी हैं, सटायर्स लिखे हैं, तो काफी कुछ इन्होंने लिखा है। और इनके जो पोएट्री का जो फॉर्म है वो मेटाफिजिकल है। मेनली जो जॉन डन थे वो अपनी पोएट्री को पब्लिश करवाने में या पैसा कमाने में बिलीव नहीं करते थे। और जब ये अपने लाइफ टाइम में थे, इस टाइम इन्हें पता भी नहीं था कि जो इनकी पोएट्री है वो ये मेटाफिजिकल पोएट्स है, इस चीज का इन्हें पता ही नहीं था कि इनकी किस फॉर्म की पोएट्री है। इसके बाद ये 17th सेंचुरी के थे। और इसके बाद में जो 18th सेंचुरी के अंदर सैमुअल जॉनसन आते हैं। सैमुअल जॉनसन की एक बुक आती है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनिएंट इंग्लिश पोएट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनिएंट इंग्लिश पोएट्स। इसके अंदर इन्होंने सैमुअल जॉनसन ने 52 पोएट्स, 52 पोएट्स की लाइफ और बायोग्राफी डिस्कस की है शॉर्ट में। तो उसके अंदर इन्होंने जब इन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था, थॉमस कॉले को जब ये डिस्कस कर रहे थे, उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे सैमुअल जॉनसन। तो एक बार मैं नाम लिख देती हूँ, लाइव्स ऑफ दी
मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, सैमुअल जॉनसन की ये वर्क था। और इसके अंदर इन्होंने मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया था और इन सब को मेटाफिजिकल पोएट्स बोला था सैमुअल जॉनसन ने। और इसके बाद में आगे जाकर के रोमांटिक पीरियड के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी आगे इनको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी बताई जाती है। टी.एस. एलियट इनकी मेटाफिजिकल पोएट्स की इम्पोर्टेंस बताते हैं, इनकी पोइट्री की इम्पोर्टेंस आगे वो क्लियर करते हैं। तो इस तरह से इनके लाइफ टाइम में तो इन्हें पता ही नहीं था कि ये मेटाफिजिकल पोइट हैं, क्योंकि जॉन डन के अलावा जो हर्बर्ट हैं या जो थॉमस कॉले हैं, इनकी जो पोइट्री थी ये तो उनके लाइफ टाइम में पब्लिश भी नहीं हुई थी। जॉन डन की कुछ वर्क्स थे जो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश होते हुए देख लिए थे, लेकिन जॉन डन ऐसे ये इस चीज़ में बिलीव करते थे कि जो पोएट होता है उसे कभी भी पैसे के लिए नहीं लिखना चाहिए। और इस कारण से इन्होंने कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि ये अपनी पोइट्री को या अपने वर्क्स को पब्लिश करवाए। और 1631 के अंदर इनकी डेथ होती है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ वर्क्स लिखी हैं और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो होप सो सारी जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आपको समझ आ गई होगी। जो जॉन डन का जो लाइफ टाइम है वो आपके क्लियर हो गया होगा, किस तरह की पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दूं कि जो जॉन डन जो है इनके टाइम के अंदर, इन जॉन डन के टाइम में ये किस टाइम में ये पैदा हुए वो हमारे लिए जानना जरूरी है। लिटरेचर में ये जैकोबी नीरा में, जैकोबियन ईरा के अंदर इनका ये एलिजाबेथन ईरा में पैदा हो गए थे। एलिजाबेथन ईरा में, एलिजाबेथन ईरा इन्होंने देखा, जैकोबियन ईरा इन्होंने देखा। लेकिन इस समय तो इनकी जो पोइट्री थी वो किसी के सामने नहीं आई। इसके बाद में जब सैमुअल जॉनसन और टी.एस. एलियट इनकी पोइट्री के बारे में बोलते हैं, फोकस करते हैं, दुनिया को बताते हैं, तब ये पता लगता है सबको कि मेटाफिजिकल पोइट थे, इतने बड़े पोइट थे। तो इस कारण से इनको सेकेंड रेनेसा या लेट रेनेसा का पोइट माना जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है जिनसे सैमुअल ये जॉन डन का हम बता सकते हैं कि इन इरा से ये बिलोंग करते थे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर, ये लेक्चर हमारा यहीं पर ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।